कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अध्याय 9 जो आपका क्या है हेलो एल्केनो हेलो एरिन्स को आगे बढ़ाते हुए एस एन अभिक्रिया की आज क्या पढ़ेंगे, उसको प्रभावित करने वाले कारक को पढ़ेंगे। ठीक है, एस एन अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। इससे पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा है एस एन वन अभिक्रिया क्या होते हैं, एस एन टू क्या होता है, दोनों के बीच में अंतर क्या होते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं उन्हीं एस एन वन अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, जो मोस्ट आईएमपी टॉपिक भी है और सरल है। ठीक है, एस एन वन अभिक्रिया को मुख्यतः चार चीज क्या करती है, प्रभावित करती हैं। उन चार कौन कौन सी ऐसी चीज है, क्या मैटर है, क्यों ऐसी होता है, उसको यहाँ पर हम लोग समझेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कम समय में आपको जल्दी से समझा दूं। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा है, पेपर नजदीक आ रहा है, असाइनमेंट भी आ चुका है, असाइनमेंट और आता रहेगा, कंप्लीट होता रहेगा। तो जल्दी से जल्दी अब हमको क्या करना है, पूरे चैप्टर का कवर करते जाना है, पूरे हर टॉपिक को पढ़ते जाना है। ठीक है, तो मैं कम शब्दों में कम समय लेते हुए समझाते जाऊंगा। आज से आप लोग का वीडियो थोड़ा शॉर्ट आएगा। आईएमपी क्वेश्चन जो रहते हैं, आईएमपी जो टॉपिक रहते हैं उनके ऊपर में आएगा। बाकी जब मैं नीट का जी का तैयारी करवाऊंगा तो ये पूरा डिटेल में इसको मैं पढ़ाते जाऊंगा फिर शुरू से ही। ठीक है, तो अभी आप लोग को मेन उद्देश्य क्या है, 12वीं का एग्जाम है, उस एग्जाम को देखते हुए मैं कम समय हमारे पास बचा हुआ है और कम समय हमको बहुत बड़ा चैप्टर कंप्लीट करना है। अभी तो शुरुआत हुआ है। ठीक है, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आपका हेलो एल्केन हेलो एरिन्स के अंतर्गत एस एन अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आज पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, सुनेंगे, देखेंगे। क्या देखेंगे भाई, क्या सीखेंगे, एस एन अभिक्रिया को, एस एन अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक या कारण लिख सकते हो। ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक। एस एन अभिक्रिया क्या बोलते हैं जानते हो ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको इसको समझना है। ठीक है, तो अभिक्रिया को क्या करते हैं, प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। तो यहाँ पर पहला कारक हम लोग समझते हैं। तो पहला है आपका विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति कुछ ही शब्दों में मैं समझा दूंगा, एकदम आसान अपने शब्दों में आप लोग लिख सकते हैं आंसर। हमेशा रटना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हमेशा रटते रहते हैं, रटने को फोकस नहीं करना है, रटी विद्या कभी काम नहीं आते। ठीक है, विलायक की प्रकृति। अब देखो यहाँ पर एस एन वन अभिक्रिया और एस एन टू, एस एन के अंतर्गत दो आते हैं, एस एन वन और एस एन टू। तो मैं एस एन वन एस एन टू ना बोलते हुए क्या बोलूंगा, एस एन वन या एस एन टू ना बोलते हुए क्या बोलूंगा, मैं एस एन अभिक्रिया बोलूंगा। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो, तो देखो यहाँ पर एस एन अभिक्रिया को कौन प्रभावित करता है, आपका विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति, यदि हम किसी विलायक में एस एन अभिक्रिया करवाएं, यदि किसी विलायक में मान लो हमारे पास इस प्रकार से कोई पात्र है और पात्र में हमने लिया है कोई विलायक। क्या लिया है आपका, विलायक। हमने कोई विलायक लिया हुआ है। अब इसमें क्या करते हैं, विलायक की प्रकृति के अंदर समझते हैं। हमने मान लो कोई विलायक लिया, अब इसमें अभिक्रिया कराएंगे। क्या अभिक्रिया कराएंगे, पहला तो एस एन के अंतर्गत एस एन वन लेते हैं और एस एन टू लेते हैं। ठीक है, इन अभिक्रिया को कराते हैं, समझो। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, विलायक क्या होते हैं, ध्रुवीय प्रकृति का। यदि कोई विलायक ध्रुवीय प्रकृति का है, इसका मतलब आपको समझना है। क्लियर है एकदम। चलो, विलयन ले लिया हमने। विलयन में विलायक की मात्रा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो विलायक में क्या होते हैं, मान लो विलायक ध्रुवीय प्रकृति का है। ध्रुवीय मतलब यह होता है कि एक सिरा आपका माइनस, एक सिरा आपका प्लस। अर्थात विलायक ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है, या ऐसा रासायनिक पदार्थ यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं जो विलायक है और ध्रुवीय प्रकृति का होता है। क्या होता है आपका, ध्रुवीय प्रकृति का होता है। ध्रुवीय मतलब समझते हो ना, जिसमें माइनस और प्लस दोनों बनते हैं, प्लस चार्ज और आपका माइनस चार्ज दोनों बनते
हैं, ऐसी विलायक लेते हैं जो ध्रुवीय प्रकृति का होता है। तो ध्रुवीय प्रकृति का जब होता है तो क्या होता है आपका, हम लोग जानते हैं कि SN1 अभिक्रिया में क्या होता है आपका, SN1 अभिक्रिया में क्या होता है RX। इस प्रकार से यदि कोई यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आया तो ये क्या करेगा, यहाँ तो अटैक करेगा। इस कंडीशन में दो पदों में संपूर्ण होती है, दो पदों में पूर्ण होता है, संपूर्ण होता है। पहला तो होता है आपका R प्लस कार्बोकेटाइन बनेगा और आपका दूसरा क्या बनेगा X माइनस, ये तो बनेगा ही बनेगा। तो आपका ये कार्बोकेटाइन बना। अब देखो यहाँ पर ये प्लस चार्ज में टूटा है, आपका ये माइनस चार्ज, अर्थात क्या होता है SN1 अभिक्रिया में आयनों का निर्माण होता है। क्या होता है, आयनों का निर्माण होता है। तो जैसे ही हम किसी विलायक में, ऐसे विलायक जिसकी प्रकृति ध्रुवीय है, जो माइनस और प्लस दोनों का निर्माण करता है विलायक, दो आयनों में ये भी विलायक टूटता है, इतना क्लियर है, अर्थात ध्रुवीय प्रकृति का होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे ही इस विलायक में जिसमें जो ध्रुवीय प्रकृति का है SN1 अभिक्रिया को कराते हैं, SN1 अभिक्रिया को क्या करते हैं, कराते हैं। तो देखो यहाँ पर विलायक में सक्षम ये खुद आयन में टूटने के लिए, तो जब ये ध्रुवीय प्रकृति आयन में टूटेंगे तो इसको भी आसानी से क्या करेंगे, आयन में तोड़ देते हैं। ये माइनस प्लस को तोड़ने का काम करेगा, प्लस माइनस को तोड़ने का काम करेगा। कहने मतलब ये है कि ये जो कार्बोकेटाइन बनाने के लिए आयन प्रेरित करेगा। भैया हमारे पास आयन है, तुम भी बनाओ, समझ रहे बात को। विलायक ध्रुवीय प्रकृति होने के कारण माइनस प्लस बनाता है, इसके पास पहले से माइनस और प्लस है। जैसे इसमें SN1 अभिक्रिया को डालेंगे तो ये भी क्या करता है, प्लस और माइनस का निर्माण करता है। तो इसको भी आयन बनाने के लिए, कार्बोकेटाइन बनाने के लिए ये जो विलायक है इसको प्रेरित करता है, प्रभावित करता है कि हमारे पास आयन है, तो आयन के द्वारा ये भी आयन में क्या होते हैं, टूटते हैं। इतना क्लियर है। तो जब आयन में टूटेंगे तो कार्बोकेटाइन का निर्माण होगा, और कार्बोकेटाइन का जैसे ही निर्माण होगा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाएगा। तो विलायक जब ध्रुवीय प्रकृति का होता है तो SN1 अभिक्रिया क्या क्या होते हैं, अधिक होते हैं, अर्थात SN1 अभिक्रिया की दर में क्या होती है, वृद्धि होती है, वेग में क्या होती है, वृद्धि होती है। इस प्रकार विलायक की प्रकृति SN1 अभिक्रिया को प्रभावित करती है। यहाँ तो आपको समझ में आ चुका है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर समझा दूं एक बार। विलायक ध्रुवीय प्रकृति के होने के कारण SN1 अभिक्रिया में कार्बोकेटाइन बनाने को प्रेरित करता है, और जैसे ही कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है स्पीड से होगा, क्योंकि आयन है, ठीक है, स्पीड से होगा। इतना क्लियर है। तो जैसे यहाँ पर कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है, न्यूक्लियोफिल आके यहाँ पर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो जैसे आयन बनेगा, माना कौन सा अभिक्रिया है, SN1 अभिक्रिया। तो इसीलिए ध्रुवीय विलायक में SN1 अभिक्रिया कराने से क्या होता है, SN1 अभिक्रिया की वेग में अर्थात दर में वृद्धि होता है। पहला पॉइंट आपको समझ में आ चुका है। उसी प्रकार यहाँ पर देखो, ध्रुवीय विलायक में यदि हम लोग SN2 अभिक्रिया कराएंगे तो इसकी दर तो पूरा कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा भाई, क्योंकि SN2 अभिक्रिया में कार्बोकेटाइन तो नहीं बनना है। यदि कार्बोकेटाइन बनेगा तो SN1 अभिक्रिया होगा। हम लोग पढ़े हैं ना कि कार्बोकेटाइन बनता है तो SN1 अभिक्रिया, और बिना कार्बोकेटाइन के SN2 अभिक्रिया। तो ये ध्रुवीय विलायक क्या करेगा, इसको आयन में तोड़ेगा तो कार्बोकेटाइन का निर्माण होगा, तो कौन सा अभिक्रिया होगा आपका, SN1, ठीक है। तो ध्रुवीय विलायक में यदि SN1 हो रहा है तो SN2 के लिए क्या चाहिए हमको, अध्रुवीय विलायक चाहिए। अध्रुवीय विलायक में SN2 अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होता है, जबकि ध्रुवीय विलायक में SN1 अभिक्रिया की वृद्धि होता है। इसी प्रकार SN1 अभिक्रिया को विलायक क्या करता है, प्रभावित करता है। आए समझ में, जो मैं बोला हूं, जो लेक्चर बोला हूं उसको आप यहाँ पर लिख लोगे, ठीक है, और बुक से देख के भी लिख सकते हो। जो मैं बोला हूं उसको याद रखना ताकि आपको समझने में और सरल हो। क्लियर है, कर लोगे। चलो यहाँ पर मैं साथ में लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसान हो, ठीक है। ध्रुवीय विलायक में SN1 अभिक्रिया की दर, इसे वो वेग बोलते, ठीक है, बढ़ जाता है।
तथा अध्रुवीय विलायक में SN2 अभिक्रिया की वेग बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज समझना है, ध्रुवीय विलायक में SN1 का वेग बढ़ेगा और अध्रुवीय विलायक में SN2 का। तो उसी को ध्रुवीय विलायक के अंतर्गत देखेंगे तो ध्रुवीय विलायक में SN1 अभिक्रिया की वेग बढ़ता है जबकि SN2 अभिक्रिया की वेग कम हो जाती है। इतना क्लियर है? बाकी वही है, दिमाग बस इसमें लगाना है। तो ध्रुवीय विलायक में SN1 अभिक्रिया की दर बढ़ेगा और ध्रुवीय विलायक में SN2 अभिक्रिया घटेगा, लेकिन अध्रुवीय विलायक लेंगे तो SN1 घटेगा और SN2 बढ़ेगा। एक दूसरे के अपोजिट है, बस इसको समझना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि विलायक की प्रकृति SN अभिक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करता है। चलो अब देखते हैं दूसरा, स्क्रीनशॉट ले। अब हमारे पास दूसरा कारण है, देखो, जो SN अभिक्रिया को प्रभावित करता है। एल्काइल समूह की प्रकृति समझो। एल्काइल समूह की प्रकृति, एल्काइल समूह की प्रकृति के ऊपर भी क्या करता है आपका, ये डिपेंड होता है आपका SN1 अभिक्रिया। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं, ये भी एकदम सरल है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, जो बोलूंगा उसको आपको दिमाग में छापना है। इसमें क्या होता है, एल्काइल समूह। एल्काइल समूह मतलब यहाँ पर क्या है, R की बात हो रहा है, R की बात हो रहा है, जिसको हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री लेते हैं। इतना क्लियर, इतना तो आपको जान ही रहे हो। अब देखो एल्काइल समूह क्या होता है कि SN1 अभिक्रिया 3 डिग्री वाले कार्बन परमाणु पे होता है। क्यों होता है, पिछले वीडियो में समझा चुका हूं। ठीक है, क्योंकि 3 डिग्री का जो कार्बन होता है वो स्थायी होता है और स्थायी कार्बन में क्या होता है, कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है पहले, और कार्बोकेटाइन में क्या होते हैं आपको जाके न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ते हैं। इतना क्लियर है? जैसे जैसे 3 डिग्री से 2 डिग्री 1 डिग्री सामान्य एल्किल हैलाइड तक जाते जाएंगे तो क्या होगा आपका, क्या होगा, SN1 अभिक्रिया की दर कम होती जाएगी, जबकि SN1 अभिक्रिया की जो दर है, वेग है, वो कम होती जाएगी, लेकिन SN2 अभिक्रिया की दर बढ़ती जाएगी, क्योंकि SN2 अभिक्रिया जस्ट अपोजिट होता है आपका SN1 अभिक्रिया का। इतना क्लियर है? SN2 अभिक्रिया किसमें होता है आपका, सामान्य एल्किल हैलाइड या प्राथमिक एल्किल हैलाइड में। ठीक है, और जो बीच वाला होता है द्वितीयक एल्किल हैलाइड, उसमें दोनों प्रकार की क्रिया संभव होती है। इसीलिए यहां पर आपका SN1 अभिक्रिया 3 डिग्री, ठीक है, और SN2 अभिक्रिया 1 डिग्री। तो इसको इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। ये देखो, मान लो हमारे पास है, सामान्य लेते हैं या पहले इसको समझते हैं ना। चलो, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और आपका लेते हैं सामान्य, इस प्रकार से। इतना क्लियर है? अब देखो क्या होगा, इसको अब समझना है आपको, ध्यानपूर्वक समझना है डायग्राम को, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग जो मैं बोल रहा हूं उसको आप क्या करोगे, नोट करोगे। ठीक है, देखो यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन परमाणु एल्किल हैलाइड है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है और सामान्य। मैं बोल चुका हूं कि SN1 अभिक्रिया, मान लो पहले वाले को हम लोग मान लेते हैं SN1 अभिक्रिया और दूसरा लोग मान लेते हैं आपका SN2 अभिक्रिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक चीज आपको समझना है, इस चित्र में भी तो गलत है, इसको सुधारेंगे, देखना अभी सुधरेगा ये। ठीक है, इसको अभी क्या करेंगे, सुधारेंगे। वेरी गुड। अब देखो दर में लिख दूंगा, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि SN1 अभिक्रिया स्टार्ट होता है आपका 3 डिग्री में। 3 डिग्री में क्यों संभव है बता चुका हूं कि 3 डिग्री में क्या होता है, कार्बोकेटायन का निर्माण होता है और जो स्थायी होता है, क्या होता है, जो स्थायी होता है, CH3 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 और यहाँ पर X। ठीक है, ये कार्बन कैसे होते हैं आपके, 3 डिग्री है, जो क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, इसीलिए यहाँ पर SN1 अभिक्रिया का निर्माण होता है। तो यही अभिकारक दर है, समझो। इतना क्लियर है? तो SN1 अभिक्रिया 3 डिग्री में संभव होता है कार्बन की स्थायित्व के आधार पर। जैसे जैसे कार्बन की स्थायित्व कम होता जाता है, SN1 अभिक्रिया की दर भी क्या होती है, कम होती जाती है, लास्ट तक आके समाप्त हो जाती है।
ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये तीर का निशान है, ये किस क्रम में देंगे, इसको हम लोग दर के घटते क्रम में समझो। अभिक्रिया की दर है कौन से क्रम में, घटते क्रम में। घटते क्रम में अर्थात यह अभिक्रिया कब चालू होगा, 3 डिग्री में चालू होगा कार्बन के स्थायित्व के आधार पर, फिर उसके बाद कम स्थायित्व, फिर कम स्थायित्व, फिर और कम स्थायित्व। जितना स्थायित्व कम होगा SN1 अभिक्रिया की दर उतनी कम होगी, स्थायित्व ज्यादा होगा तो SN1 अभिक्रिया की दर ज्यादा होगा। इस प्रकार ये प्रभावित करता है। इतना क्लियर है। चलो अब देखो यहाँ पर दर के घटते क्रम समझ में आ चुका है। तो इसके लिए क्या होगा, 3 डिग्री ग्रेटर देन, 2 डिग्री ग्रेटर देन, 1 डिग्री ग्रेटर देन आपका सामान्य एल्किल हैलाइड CH3X। इतना क्लियर है। दूसरा देखो SN2 अभिक्रिया। SN2 अभिक्रिया किसमें संपन्न होता है, तो ये होता है आपका 1 डिग्री वाला या सामान्य एल्किल हैलाइड। सामान्य एल्किल हैलाइड में ये जो X है, इसके बिना, इसके सोचे बिना, इसके समीप जो आपका क्या होता है, आपका न्यूक्लियो जो फाइल होता है वो डायरेक्ट इस कार्बन को पीछे से क्या करता है, अटैक करता है। क्योंकि यहाँ पर जो न्यूक्लियो फाइल है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, जो बिना क्लोरीन या बिना हाइड्रोजन के सोचे बिना, क्योंकि सामने तो हाइड्रोजन है, डायरेक्ट इसको इफेक्ट नहीं कर सकता है ना। तो क्लोरीन के चिंता किए बिना समझो, क्लोरीन सामने में है तो क्लोरीन को छोड़कर डायरेक्ट ये पीछे से अटैक करता है। जबकि इस प्रकार की क्रिया 3 डिग्री में संभव नहीं, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का निर्माण करता है और कार्बोकेटाइन बनाया तो SN1 अभिक्रिया हो जाएगा। तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन तो बनेगा नहीं, डायरेक्ट ये कार्बन क्या करता है, इफेक्ट करता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसके लिए SN2 के लिए क्या हो जाएगा आपका, सामान्य एल्किल हैलाइड ग्रेटर देन 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ग्रेटर देन 2 डिग्री एल्किल हैलाइड ग्रेटर देन 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसी में गया तो यहाँ पर घटते क्रम, इधर आएंगे तो भी घटते क्रम होगा। घटते क्रम किसमें, आपका दर में। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत है, आए समझ में। 3 डिग्री से सामान्य एल्किल हैलाइड की ओर जाएंगे तो SN1 अभिक्रिया की दर घटेगा। इतना क्लियर है, बन जाएगा। उसी प्रकार से 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में ये होता है SN2, तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ये सामान्य एल्किल हैलाइड से 3 डिग्री की ओर बढ़ेंगे तो SN2 अभिक्रिया की दर क्या होगा, घटेगा। तो इस प्रकार एल्काइल समूह की प्रकृति भी SN1 अभिक्रिया को प्रभावित करती है। कर लोगे, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हमारे पास टॉपिक है न्यूक्लियोफाइल की प्रकृति। न्यूक्लियोफाइल अर्थात यहाँ पर आक्रमणकारी OH, ये सब बताया था आप लोग को मैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, ये भी आपका SN1 अभिक्रिया को बहुत अधिक प्रभावित करता है। इसको मैं लेक्चर में समझा देता हूं, समझ में आ जाएगा। न्यूक्लियोफाइल की प्रकृति प्रबलता के आधार पर देखेंगे। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल यदि अधिक प्रबल है, अधिक शक्तिशाली है, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, वो नाभिक की ओर जल्दी से आकर्षित होगा, वो नाभिक को ज्यादा ही स्नेह करेगा। आए समझ में, इतना क्लियर है। तो अधिक प्रबल न्यूक्लियोफाइल SN2 अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है और डायरेक्ट हाइड्रोजन को छोड़कर क्या करता है भाई, कार्बोकेटाइन तो बनेगा नहीं, क्योंकि कार्बोकेटाइन बनने का समय नहीं है, और डायरेक्ट कार्बन को अटैक कर देगा। इतना क्लियर है। तो अधिक प्रबल न्यूक्लियोफाइल कार्बन को जल्दी से इफेक्ट करता है और न्यूक्लियोफाइल कार्बन जाके जुड़ जाता है, जबकि दुर्बल न्यूक्लियोफाइल इंतजार करता है कि भैया कब कार्बोकेटाइन बनेगा तो मैं जाके जुड़ूंगा। इतना क्लियर है, आए समझ में। 2 चीज आपको क्लियर हो चुका है। प्रबल न्यूक्लियोफाइल SN2 अभिक्रिया की दर को बढ़ाएगा, जबकि दुर्बल जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो आपका SN1 अभिक्रिया की दर को बढ़ाएगा। क्योंकि SN1 अभिक्रिया होने के लिए, बार बार बोलता हूं, कार्बोकेटाइन का निर्माण होना, आयनों का निर्माण होना बहुत जरूरी है। इसके दिमाग में डाल लो, इस टॉपिक को अपने दिमाग में ठूस लो। इतना क्लियर है। चलो अब देखो यहाँ पर क्रियाशीलता क्रम बता देता हूं। क्रियाशीलता का क्रम, कौन अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, तो क्रियाशीलता क्रम को समझने के लिए पहला होता है आपका साइनाइड। यहां पर देखते हैं, ये अधिक क्रियाशील होता है, ये अधिक आक्रमणकारी है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल होता है ये भी। इसके पास क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन है, माइनस आयन करते जाएंगे,
OR माइनस आयन। ठीक है, ये अधिक क्रियाशील है। तो क्रियाशीलता क्रम क्या हो रहा है आपका, घटते जा रहा है। अधिक कौन है आपका, CN साइनाइड। इतना क्लियर है, भूलोगे तो नहीं, बन जाएगा। उसके बाद आपका आता है OH माइनस। इसी के बारे में आपको बताया था मैं। देखो यहाँ पर क्रियाशीलता क्रम क्या होता है, घटते जा रहा है। OH क्या करता है, किसमें जाके जाके जुड़ता है, समझना है आपको ना, किसमें, एल्किल हाइलाइड बनाने के लिए काम आता है। ठीक है, RX में जाके जुड़ता है, हेलो एल्केन बनाएगा ये। इतना क्लियर है। इसके बाद आपका होता है CH3C डबल O। इस प्रकार से ये होता है आपका CH3C डबल O। और लास्ट टर्म होता है आपका H2O। लास्ट टर्म क्या होता है आपका, H2O। कर लोगे, भूलोगे तो नहीं, क्लियर है। चलो, तो ये जो अभिक्रियाएं होती हैं, अर्थात ये जो आपकी क्रियाशीलता क्रम है, यही क्या करता है आपका SN1 अभिक्रिया को प्रभावित करती है। यदि न्यूक्लियोफाइल अधिक प्रबल होते हैं तो SN2 अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, जबकि कम प्रबल वाले न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटाइन बनने का इंतजार करते हैं और SN1 अभिक्रिया करते हैं। वेरी गुड। चौथा देख लेते हैं, ये भी सरल है आपका। तो चौथा हमारे पास है न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता। न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता। बस इसमें आपको इतना याद रखना है कि न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता क्या करता है, SN1 अभिक्रिया को प्रभावित करता है। यदि सांद्रता कम हो और सांद्रता ज्यादा हो, दोनों में ही SN1 अभिक्रिया होता है। आपको इतना दिमाग में रखना है, सांद्रता कम हो या सांद्रता ज्यादा हो, अभिक्रिया तो होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता कम हो तो भी SN1 अभिक्रिया होता है, और न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता ज्यादा हो तो भी SN1 अभिक्रिया होता है। पहला पॉइंट आपको इसको याद रखना है। उसके बाद यदि सांद्रता बढ़ गया और ज्यादा सांद्रता बढ़ गया था प्रबल वाले, ठीक है, यदि न्यूक्लियोफाइल दुर्बल है, यहां पर समझना है, यदि न्यूक्लियोफाइल दुर्बल है पर सांद्रता क्या है उसकी ज्यादा है, तो ज्यादा सांद्रता होने पर क्रिया करने की क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो जब सांद्रता बढ़ेगा तो SN1 अभिक्रिया भी होगा, SN2 अभिक्रिया होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको याद रखना है कि न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता कम होगा, न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता कम होगा तो SN1 अभिक्रिया तो होगी, लेकिन SN2 अभिक्रिया नहीं हो पाता है। ठीक है, अर्थात बहुत ही कम मात्रा में हो पाता है। तो यहाँ पर सांद्रता क्या है, न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता ज्यादा होगा तो SN2 अभिक्रिया की क्रियाशीलता की दर बढ़ जाती है, जबकि सांद्रता कम हो या अधिक हो SN1 अभिक्रिया होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको पूरा समझ में आ चुका है कि ये चार जो रीजन होते हैं, यही आपका SN अभिक्रिया क्या करता है, प्रभावित करता है। विलायक की प्रकृति ध्रुवीय होगा तो SN1 अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, जबकि SN2 की दर कम हो जाती है। एल्काइल समूह की प्रकृति 3 डिग्री वाला होगा तो आपका जिसमें कार्बोकेटाइन बनेंगे, SN क्या बनेगा आपका, अभिक्रिया SN1 की अभिक्रिया होगा, जबकि कार्बोकेटाइन जिसमें नहीं बनता उसमें SN2 अभिक्रिया होती है। न्यूक्लियोफाइल की प्रकृति, क्रियाशीलता क्रम देख लो, यदि न्यूक्लियोफाइल ज्यादा प्रबल है तो SN2 अभिक्रिया, और आपका दुर्बल है तो SN1 अभिक्रिया। न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता, चाहे सांद्रता कम हो चाहे ज्यादा हो न्यूक्लियोफाइल का, SN1 अभिक्रिया होती है। लेकिन यदि सांद्रता ज्यादा, भले न्यूक्लियोफाइल दुर्बल हो लेकिन सांद्रता ज्यादा हो, तो न्यूक्लियोफाइल में आपका क्या होता है, यदि न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता ज्यादा है और लेकिन दुर्बल रहने के लिए, न्यूक्लियोफाइल कैसा है आपका, दुर्बल है लेकिन सांद्रता क्या है, ज्यादा है, तो SN2 अभिक्रिया की दर में क्या होती है, वृद्धि होती है, जो जल्दी से कार्बन से जाके अटैक करता है। तो ये 4 कारण होते हैं SN अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इसके बाद आने वाले वीडियो हम लोग देखेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री, किस प्रकार इसमें प्रकाशिक समावयता पाए जाते हैं SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया में। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो।